अंकल हंस आज आप सभी का एक बार फिर अपने YVM यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। हम ब्लड के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है और हमारे शरीर में इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो जो ब्लड होता है, रक्त, वह एक विशिष्ट प्रकार का तरल ऊतक होता है। अब अगर हम बात करें ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, और टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह। तो हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड भी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं होंगी, हम उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो रक्त होता है, रक्त हमारे शरीर में तरल अवस्था में पाया जाता है और यह लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है, इसका जो मात्रा होता है। अगर मैं इसके पीएच की बात करूं तो जो ब्लड होता है उसका पीएच वह 7.4 होता है। 7.4 पीएच का मतलब है हल्का क्षारीय होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं 7 के ऊपर अगर पीएच होता है तो वह क्षारीय होता है और 7 के नीचे होता है तो वह अम्लीय होता है, और अगर 7 है तो उदासीन होता है। यहाँ पर जो पीएच है वह 7.4 है, यानी हल्का क्षारीय होगा। अगर मैं बात करूं तो रक्त को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट कर दिया जाता है। इससे हमें थोड़ा अध्ययन में आसानी हो जाएगी। जैसे देखें तो इसका एक भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो होता है वह संगठित पदार्थ का होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वह हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि रक्त के लगभग 55% भाग को बनाता है। यानी जो है, अगर यहाँ पर रक्त का 100% भाग माना जाए तो उसका 55% भाग जो है वह प्लाज्मा ही होता है। 55% भाग जो है रक्त का ये प्लाज्मा होता है। और अगर इस 55% की बात करूं तो 55% प्लाज्मा में 90 से 92% जल ही होता है। इसमें जो है 90 से जो है 92% तक जो है जल उपस्थित होता है प्लाज्मा के अंदर। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। और यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती है उसकी मात्रा 6 से 8% की होती है। 6 से 8% जो होगी वो क्या होगी? प्रोटीन होगी। प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती है ये देखते हैं। तो प्रोटीन के अंदर जो है फाइब्रिनोजन होता है और ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है। ये प्लाज्मा के अंदर जो है प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर मैं जो है फाइब्रिनोजन की बात करूं तो फाइब्रिनोजन एक तरह से स्कंदनकारी जो है वह प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड को स्कंदित करती है, यानी रक्त का थक्का जमाती है, ब्लड क्लॉट करती है। जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक रक्त स्राव होता है और 2 से 5 मिनट के अंदर जो है वो ब्लड का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण रक्त जो है बहना बंद हो जाता है। तो वो जो ब्लड क्लॉट होता है उसके लिए जो है यही फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन जिम्मेदार होती है। इसके अलावा जो ग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, और जो एल्बुमिन होती है वह हमारे शरीर के परासरणी संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। इस तरह से हम अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की तो इस प्रोटीन्स और जल के अलावा यहाँ पर कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज लवण होते हैं आइए देखते हैं। तो खनिज लवण के आयंस के रूप में ये उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सोडियम आयन पाए जाते हैं। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आयन भी पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन के बाद में कैल्शियम आयन भी पाया जाता है। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स भी होता है और क्लोराइड आयन भी होता है। यह हमारे रक्त में उपस्थित कुछ आयंस होते हैं जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। रक्त के जो प्लाज्मा वाला भाग है उस भाग में पाए जाते हैं। अगर रक्त में जो स्कंदनकारी प्रोटीन्स थी, यानी जो फाइब्रिनोजन था, अगर उसको हटा दिया जाए तो जो प्लाज्मा होता है उसका नाम होता है सीरम। ये तो हमने प्लाज्मा के बारे में जाना। अब देखते हैं कि जो है संगठित पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो जो संगठित पदार्थ होता है, संगठित पदार्थ में 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इस 3 प्रकार की कोशिकाओं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल करते हैं। ये संगठित पदार्थ, इस संगठित पदार्थ के अंतर्गत 3 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। जो पहली प्रकार की कोशिका है उसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और दूसरी जो होती है उन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है।
और तीसरी जो होती है उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। यहाँ पर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसीज कहा जाता है या फिर इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसीज है उसको जो है श्वेताणु बोला जाता है या व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है या ल्यूकोसाइट्स आप कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं इनको बिंबाणु बोलते हैं या फिर जो है पट्टिका बोलते हैं। तो हम आइए देखते हैं एक एक जो है सेल्स के बारे में देखते हैं, इसका काम क्या है और यह किस प्रकार से होती है। आइए देखते हैं। तो जो पहली है लाल रक्त कणिका, इसे रेड ब्लड कार्पुसेल्स या फिर आरबीसीज कहा जाता है। और जो आरबीसी होती है, जिसकी संख्या जो होती है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा रक्त में सबसे ज्यादा होती है, यानी डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स, अगर मैं दोनों की बात करूं तो उसमें जो आरबीसी होगी उसकी संख्या ज्यादा होगी, यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी आरबीसीज की तुलना में, आरबीसीज की संख्या ज्यादा होती है। अगर मैं बात करता हूं एक स्वस्थ व्यक्ति का, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है इनकी संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या पाई जाती है इसकी। और जो लाल रक्त होती है, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका, इसे जो आरबीसीज बोलते हैं, यह जो है रेड बोन मैरो में बनता है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर जो हमारी अस्थियां होती हैं उसकी जो अस्थि मज्जा होती है वहां पर बनती है, रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज केंद्रक विहीन होती है, स्तनधारी जो होते हैं उसमें ऊंट और लामा को छोड़ करके बाकी, ऊंट और लामा जो है अपवाद हैं स्तनधारियों का, बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी के जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकृति होती है वह उभयोत्तल होती है, यानी बाई कानकेव जो है इनकी आकृति होती है। और जो आरबीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल, तो लाल रंग की होती हैं। लाल रंग क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो है एक लौह युक्त जो है जटिल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो आरबीसीज होती हैं उनका जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एचबी से इसे लिखा जाता है। अगर मैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करूं तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है 100 ml रक्त लें तो उसमें से 12 से लेकर के 16 जो ग्राम होगा वह हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml रक्त में 12 से लेकर के 16 ग्राम तक का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह श्वसन के दौरान गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो परिवहन होता है उसके लिए काफी हद तक जो है हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। जो आरबीसी की मैं बात करूं तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। आरबीसी 120 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है, एक सेल्स मर जाती हैं आरबीसी, और नई सेल्स जो है वह रेड बोन मैरो के अंदर बनती रहती हैं। तो इस प्रकार से 120 दिन पुरानी वाली आरबीसी की डेथ होती रहती है और रोज रोज नई आरबीसी बनती रहती है। इस प्रकार से हमने आरबीसी के बारे में जाना। अब देखते हैं जो यहाँ पर दूसरे प्रकार की सेल है डब्ल्यूबीसीज। इसको जो है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है या डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है या श्वेताणु कहा जाता है या श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। हम कुछ भी इनके बारे में बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इतने सारे शब्द हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो आरबीसीज थी उसके अंदर तो व्हाइट ब्लड हीमोग्लोबिन पाई जा रही थी, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण इसका रंग जो है वह लाल नहीं होता है बल्कि यह रंगहीन होती है, सफेद रंग के हम बोल सकते हैं। सफेद रंग, रंगहीन होना सफेद रंग कहलाता है। इसी वजह से हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सीज जो होती है डब्ल्यूबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाता है। हम जानते हैं जो आरबीसीज है आरबीसीज के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूं तो डब्ल्यूबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और जो डब्ल्यूबीसीज की संख्या होती है वह कम होती है आरबीसीज की तुलना में। जो डब्ल्यूबीसीज है ये केवल 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त के अंदर पाया जाता है, जबकि
जो आरबीसीज थी वह 50 से लेकर के 55 लाख मिलीमीटर प्रति घन पाई जा रही थी। अभी अगर मैं बात करूं जो डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज का जीवन काल जो होता है वह केवल 1 से 4 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसीज को भी कई सारे जो है इसके पार्ट्स हैं उनमें बांटा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भाग जिसमें से हम ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और यहां पर इसको ग्रेनुलोसाइट्स को जो है वह कणिकाणु बोलते हैं, और जो एग्रेनुलोसाइट्स होता है उसको अकणक कोशिका बोलते हैं। तो एक कणिकाणु कोशिका होती है और दूसरी जो है वह अकणक कोशिका होती है। तो इस तरह से जो डब्ल्यूबीसीज है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जो है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। जो ये ग्रेनुलोसाइट्स है इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? इनमें जो पहला भाग है, पहले भाग को न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स। और उसके बाद में जो दूसरा भाग होता है इसका, उसे इयोसिनोफिल्स कहते हैं। और जो तीसरा भाग होता है उसे बैसोफिल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज को पहले 2 भागों में बांटेंगे, एक जो है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है, नेट्रोफिल्स की संख्या जो है डब्ल्यूबीसीज के अंदर वह सबसे ज्यादा होती है। लगभग 60 से 65% जो भाग होता है डब्ल्यूबीसीज का वह न्यूट्रोफिल्स का ही होता है। और यह एक तरह से भक्षण कोशिकाएं होती हैं। और जो इयोसिनोफिल्स होता है, ये इयोसिनोफिल्स संक्रमण कोशिकाओं से या संक्रमण से कह सकते हैं बचाने का काम करती हैं। जो एलर्जी है, एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया जो है इनमें सम्मिलित होती है। तो एलर्जी और जो संक्रमण है उससे जो बचाव का काम होता है वो इयोसिनोफिल्स के द्वारा होगा। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो भक्षण कोशिकाएं होती हैं। और जो बैसोफिल्स है, बैसोफिल्स इसकी संख्या सबसे कम होती है। जो डब्ल्यूबीसीज है उसमें इसकी संख्या सबसे कम होती है। केवल 1% जो है डब्ल्यूबीसीज में जो न्यूट्रोफिल्स है ये 60 से हमने बताया था 65% होता है। जबकि जो बैसोफिल्स है, बैसोफिल्स केवल 1% भाग जो है डब्ल्यूबीसीज का होता है। और इस डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, इस तरह के जो है श्रावण होते हैं इन पदार्थों के। अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं ग्रेनुलोसाइट्स की, तो जो एग्रेनुलोसाइट्स था देखते हैं उसके बारे में। जो एग्रेनुलोसाइट्स थे यहां पर 2 चीजें आती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और दूसरा यहां पर मोनोसाइट्स। तो यहां पर जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा जो है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट भी आगे 2 प्रकार का होता है। एक को हम जो है बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं और एक को टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं। और यह प्रतिरक्षा जो है तंत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है इन लिम्फोसाइट्स का। अगर मैं मोनोसाइट्स की बात करूं तो यह एक प्रकार की भक्षण कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इन डब्ल्यूबीसीज के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होता है आइए देखते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है यह भी जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। जैसे जिस तरह से हमने देखा था कि जो रेड ब्लड सेल्स थी उसका निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ, इसी तरह से जो प्लेटलेट्स है इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो आरबीसीज थी उसमें केंद्रक पाया जा रहा था, जो प्लेटलेट्स जो आरबीसीज थी उसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, और जो प्लेटलेट्स है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाएगा, और जो डब्ल्यूबीसीज है डब्ल्यूबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स होंगी, जो कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स, जिसमें जो है वह नहीं पाई जाएंगी, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि डब्ल्यूबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं प्लेटलेट्स के जीवन काल की, तो प्लेटलेट्स 3 से लेकर के 5 दिन का इसका जीवन काल होता है, और उसके बाद में मृत्यु प्लीहा में इसकी हो जाती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है वह रक्त का थक्का बनाना होता है। रक्त का थक्का कैसे कैसे बनता है हम अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये गुण जान लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में इसका मदद होता है। तो आइए देखते हैं अब रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का जो थक्का बनता है यानी ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होता है हम इसके बारे में जानते हैं। ब्लड क्लॉट, पहली बात तो अगर हमारे कहीं चोटग्रस्त कोशिका होती है, यानी हम कहीं पर कट जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो देखते हैं 2 से 5 मिनट के अंदर वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे रक्त का थक्का बनता है, हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। यहाँ पर रक्त का थक्का बनने के 3 चरण होते हैं। रक्त का थक्का बनने के 3 चरण होते हैं, और जिसमें जो पहला चरण होता है, यहाँ पर पहला चरण हम बोलेंगे इसमें होता क्या है। पहले चरण में जो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है वह प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वह प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लस लिख लेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, इसके साथ में प्लस कैल्शियम। ये कैल्शियम आयन हम जानते हैं, अभी पढ़ा था कि कैल्शियम आयन पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स है और प्रोथ्रोम्बिन है, यह कैल्शियम के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करेगी? थ्रोम्बिन का। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन का निर्माण हो जाएगा। यह पहला चरण हो गया। पहले चरण के बाद क्या होता है, दूसरा चरण स्टार्ट होता है। यहाँ पर थ्रोम्बिन बन चुका था, अब हम देखेंगे दूसरे चरण में क्या होता है। दूसरे चरण में होता क्या है कि जो थ्रोम्बिन अभी बन चुका था वह फाइब्रिनोजन के साथ में अपक्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। यानी जो यहाँ पर थ्रोम्बिन था, ये थ्रोम्बिन किसके साथ अपक्रिया करेगा? फाइब्रिनोजेन के साथ में। फाइब्रिनोजेन के साथ में अपक्रिया करेगा, और फाइब्रिनोजेन के साथ में अपक्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फाइब्रिन का। तो फाइब्रिन का निर्माण करेगा, और जो फाइब्रिन होती है एक प्रकार के धागे नुमा जो है, यह जो है धागे नुमा प्रोटीन्स होती है। फाइब्रिन एक प्रोटीन्स है जो कि धागे नुमा होती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से फाइब्रिन के जाल बनते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये फाइब्रिन के ऐसे ऐसे जाल्स बन जाएंगे, ये फाइब्रिन के धागे हैं, तो इस तरह से इसके जाल्स बन जाते हैं। तो फाइब्रिन का निर्माण हो चुका है। ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण समाप्त हुआ जैसे फाइब्रिन का जाल बन गया। और यहाँ पर जो तीसरा चरण आएगा, तो तीसरे चरण में क्या होता है कि ये जो फाइब्रिन प्रोटीन्स का जो जाल पाया जा रहा था, ये फाइब्रिन प्रोटीन्स का जाल बन चुका था। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं इसी जाल के
जाल में आ करके फंस जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जाल में आ करके ये प्लेटलेट्स के कण फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ब्लॉक हो गया है। अब इसके बाहर जो है वो ब्लड जो है नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का बन जाता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन है, इसका निर्माण जो होता है वह यकृत में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियोस में जो है वह ब्लड के बारे में आज हमने ब्लड के बारे में अध्ययन किया। हम आगे इसी ब्लड के क्रम में जो है परिसंचरण का भी अध्ययन करेंगे। अगर आज का वीडियोस आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन करिए। धन्यवाद।